सावन महीने का दूसरा सोमवार आज सभी प्राचीन शिव मंदिरों पर सुबह से ही जलाभिषेक, मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र, लोकसभा नतीजों के बाद पहला सत्र, अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। संसद की कार्रवाई का 6वां दिन, आज बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी, दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरेगी सपा, 4 घंटे चली पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में बनी रणनीति। अफजाल की अपील पर आज फैसला, 4 साल की सजा के खिलाफ की थी अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। वक्त हो गया है आज की प्रमुख और बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा, जो 2 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कई अध्यादेश और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30 से 31 जुलाई और 1-2 अगस्त को विधायी कार्यक्रम होंगे। यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024 और यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024, यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 और यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश सदन में पेश होगा। 30 जुलाई को यूपी सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। 2025 के प्रयागराज में होने वाले कुंभ पर्यटन स्थलों के विकास और बसों की खरीद के लिए फंड जारी होगा। हालांकि सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। बाढ़, बिजली कटौती और किसानों से जुड़े मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। जी हां, आपको बता दें आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। लोकसभा नतीजों के बाद पहला सत्र, अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। आपको बता दें कई अध्यादेश पटल पर आज रखे जाएंगे और विपक्ष भी सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज बात होगी और विपक्ष सरकार को उन मुद्दों पर घेरता हुआ नजर आएगा, चाहे वो बात महंगाई हो या फिर और भी कई मुद्दे। आपको बता दें कई अध्यादेश पटल पर रखे जाएंगे। आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। जी आपको बता दें अनुपूरक बजट आज पेश कर सकती है सरकार। कई अध्यादेश पटल पर आज रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें सत्र में कई अध्यादेश और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। जी हां, आज भी दोनों सदनों में बजट पर बहस हो सकती है। 24 से ये बहस जारी। आपको बता दें 26 जुलाई को सत्र के 5वें दिन लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि जेडीयू और टीडीपी चुनाव से पहले भाजपा के साथ है। ये प्री पोल अलायंस है, हमारा अलायंस फेविकोल से जुड़ा है, ये हमेशा बना रहेगा। इसके साथ ही सत्र के 4थे दिन सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया गया था। आपको बता दें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 2024 और यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024, यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 और यूपी विधियां संशोधन अध्यादेश सदन में पेश होगा। 30 जुलाई को यूपी सरकार 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। आपको बता दें इस बजट पर हर किसी की निगाह रहने वाली है। साथ ही सदन शुरू होने से पहले विपक्ष नेताओं ने संसद के बाहर
केंद्र सरकार के बजट के विरोध भी किया था, उस पर भी चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद आपको बता दें, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके। जी राजेश, आज जिस तरह से मॉनसून के सत्र की शुरुआत हो रही है, कई मुद्दे इस आज रखे जाएंगे मॉनसून सत्र के दौरान, क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं? विधानसभा सत्र की जो शुरुआत हो रही, कहीं कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से विधानसभा के अंदर आज हलचल मचने वाला है, क्योंकि आपको बता दें विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेरने का काम करेगा। क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई और भ्रष्टाचार और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे सरकार को आज विपक्ष घेरते हुए नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास करके जिस तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ पे पेपर लीक का मुद्दा है, कहीं कहीं देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो महंगाई का मुद्दा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसपे आज विपक्ष जो है सरकार को विधानसभा में घेरते हुए नजर आएगी। जी बात करें सपा सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि सपा एक जाति की पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष बनाने में पीडीए को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दरकिनार कर दिया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो कहीं कहीं देखा जाए मायावती लगातार अखिलेश यादव पर या समाजवादी पार्टी पर पक्षपात का आरोप लगाती रहती है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि एक विशेष जाति की पार्टी तक भी बता देती है मायावती। और आज भी मायावती ने उसी पर ट्वीट किया है कि अखिलेश यादव ने पीडीए को दरकिनार कर दिया है, और जो नेता प्रतिपक्ष बनाया है कहीं कहीं देखा जाए वो सवर्ण में से बनाया है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि वही अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव अगर देखा जाए तो सवर्णों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने माता प्रसाद पांडे को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है। और उसके द्वारा अखिलेश यादव जो है वो लगातार जो है पीडीए के साथ साथ में जो सवर्ण है, जो जैसे ब्राह्मण और ठाकुर राजपूत वोटर है, उनको भी साधने की कोशिश करेंगे। जी क्या विधानसभा में मॉनसून सत्र जिस तरह से आज शुरू हो रहा है, तो विपक्ष में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या कुछ कह सकते हैं? इसमें से क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज जरूर बात हो सकती है? देखिए, अगर विधानसभा सत्र की बात करें तो जिस तरीके से मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है विधानसभा में, तो कहीं कहीं देखा जाए तो सरकार पे घेरने का काम विपक्ष लगातार करेगी। और उसमें सबसे बड़े मुद्दे जो विपक्ष के होंगे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का होगा, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का होगा। उसके अलावा आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जाए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा, कई अगर देखा जाए तो 10 पेपर ऐसे हुए जो पेपर लीक हुए, तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक के मुद्दे पर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगी। वही बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जिस तरीके से अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में आपराधिक अगर देखा जाए तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो महिलाओं पे अपराध और ऐसे तमाम अपराध है जिसपे उन पर भी सरकार को विपक्ष जो है घेरने का काम करती हुई नजर आएगी। जिस तरह से सपा द्वारा कई बार ये बयान दिए गए कि मकान तोड़ना लोगों का गलत है, क्या वो उस मुद्दे को भी आज उठाया जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, कहीं कहीं देखा जाए अवैध मकानों पर अगर देखा जाए, अभी इसके पहले अकबर नगर का मुद्दा था, उसके बाद अब अकबर नगर गिराने के बाद जो है अब योगी सरकार जो है पंतनगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर, ऐसे तमाम जगह है, ऐसे तमाम लोकेशन है जहाँ पर अवैध जो भी मकान अवैध बने हैं उन पे एनडीए के द्वारा निशान भी लगाया गया है। और उसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर फिर से एक बार गरजने वाला है। जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगी। विपक्ष आज इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरेगी विधानसभा सत्र अंदर। जी, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर राजनीति शुरू हो गई है। ठीक आज मॉनसून सत्र के एक दिन पहले इस तरह की खबर सामने आना, और लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें हम नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल
अखिलेश यादव एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जो है, कहीं न कहीं देखा जाए तो इसके पहले एससी 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 कोटे से बनाने वाले थे, लेकिन अगर फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने एससी कोटे से ना बनाकर अब इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड क्लास के माता प्रसाद पांडे को बनाया है। तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव जो है अब पीडीए के साथ साथ में जो फॉरवर्ड क्लास है उसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी में जो शिवपाल यादव है, शिवपाल यादव के साथ जो उनके समर्थक हैं, कहीं कहीं जिस तरीके से उनके समर्थक नाराज हैं शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष न बनाने की वजह से, तो बिल्कुल बात सही है कि कहीं कहीं एक तरफ जो है एक धड़ा जो है शिवपाल यादव के जो समर्थक है शिवपाल यादव के साथ में कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली है कि कहीं कहीं चाचा शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव से नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये बाद में पता चल पाएगा कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के फैसले से इतना नाराज है, क्या वो कोई दूसरा स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो अब बाद में पता चल पाएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से शिवपाल यादव और उसके बाद इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर का नाम आता था नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि फॉरवर्ड क्लास से अगर देखा जाए तो माता प्रसाद पांडे को बना दिया गया नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे जो है इसके पहले अगर देखा जाए तो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनको बनाने पर बिल्कुल एक तरफ जो है एक धड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। जी आपको बता दें, आज से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जिस पर आज सभी की नजरें टिकने वाली हैं। इसमें कई मुद्दे आज विपक्ष सरकार के खिलाफ सामने रख सकती है, अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। संसद की कार्रवाई का आज 6वां दिन है। बता दें, बजट पर आज बोल सकते हैं राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं कांग्रेस सांसद, सदन में हंगामा कर सकता है विपक्ष। जी हां, नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं कांग्रेस सांसद। देखना यह होगा क्या कुछ मुद्दे आज वो सामने रखते हैं। संसद की कार्रवाई का आज 6वां दिन है, जिसको लेकर आज खबर सामने आई। आज बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी। देखना यह होगा कि बजट के मुद्दे पर क्या क्या बातें वो विपक्ष सामने रखते हैं। दोपहर 2 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं कांग्रेस सांसद और सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है। संसद की कार्रवाई का बता दें आपको आज 6वां दिन है। जी हां, बजट पर बोल सकते हैं आज राहुल गांधी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए इरशाद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, जिस तरह से आज यहां पर 6वां दिन है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ उन मुद्दे रखने वाले हैं सामने? जी, आज संसद का 6वां दिन है और साथ ही सूचना ये भी मिल रही है कि आज जो राहुल गांधी हैं वो अपने तीखे अंदाज में लोकसभा में दिखने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि बजट को लेकर राहुल गांधी का क्या बयान होता है। जिस तरह से बजट को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि ये बजट सामान्य नहीं है, उस मुद्दे पर क्या कुछ आगे चर्चा हो सकती है? जी, विपक्ष का जो दाव है वो यही है कि बजट को लेकर कुछ संशोधन किया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी सरकार इस बार कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है। हालांकि राहुल गांधी या अखिलेश यादव जैसे विपक्ष दल के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस बजट पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उन्होंने भी तय कर लिया है कि बजट यही उड़ना है। जी, क्या लगता है संसद में और किन बड़े मुद्दों पर आज राहुल गांधी सरकार को घेरने की पूरा कोशिश में है? सूचना ये भी मिल रही है कि आज किसान के एमएसपी पे और जो
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेकर राहुल गांधी सरकार को आज घेरने के फिराक में है। जी, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, कितने बजे से स्टार्ट होगा पूरी आज, उसके बारे में जो उनका आज का तैयारी है उसके बारे में कुछ नजर डालें। 11 बजे के बाद आज लोकसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है, जिसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सदस्य, वो वहां पहुंचेंगे और देखते हैं कि क्या लोकसभा की आज कार्रवाई रहती है। फिलहाल विपक्ष जो है हल्ला बोल की तैयारी में है इस बजट को लेकर। जी, इरशाद अली जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से छात्रों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई है, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। दरअसल दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश से राजेंद्र नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद से लापरवाही के खिलाफ छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबकर मौत हो गई, ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैम, 3 छात्र जो इस कोचिंग सेंटर में डूबकर जिनकी मृत्यु हो गई है। हेलो मैम, सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, इरशाद बोले। 3 छात्रों की जिनकी इस कोचिंग सेंटर में डूबने के कारण मृत्यु हो गई है, उनको लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। और जो इसके सीईओ है और जो इसके इस कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज करके न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है और काफी धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एमसीडी को भी दिल्ली जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो एमसीडी को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन जो नुकसान वाली बात है वो हो ही चुका है और जो मांगे हैं, मांगों को लेकर जी स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका कहना यह है कि जो जिनकी मृत्यु और जो घायल इस कोचिंग सेंटर में हुए हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। जी, जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को इस तरह के प्रीमियम कोचिंग सेंटर में, अच्छे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे का करियर अच्छा हो सके, लेकिन रिजल्ट क्या आता है कि उनका बच्चा सुरक्षित उन्हें मिलता ही नहीं है। तो इस तरह की खबर वाकई में चौंका देने वाली है। इस खबर पर वहां के प्रशासन का क्या कहना है और इस पर कहां तक आगे कार्रवाई हुई है? शासन का एक चुप्पी साध रखी है। और बात करें लग्जरीज की, तो इस कोचिंग सेंटर की जो फीस थी 1.5 से 2.5 लाख तक की इसकी फीस थी। और परिजन जो हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो सही तरीके से और सही जगह पर हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर की तरफ से जो बड़ी लापरवाही देखी गई है, कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन का भी रोल है, क्योंकि प्रशासन को कोचिंग सेंटर द्वारा बार बार शिकायतें दी जा रही थी। नजदीक जो सोसाइटी है आसपास की, उनके द्वारा शिकायतें दी जा रही थी कि नाले की सफाई करी जाए, ताकि जैसा हाल पिछली साल बरसातों के दिनों में रहा वो इस बार ना हो। और यही लापरवाही का नतीजा ये देखने को मिला कि इस कोचिंग सेंटर के अंदर पानी गया और पानी के कोचिंग सेंटर के अंदर जाने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में जिस वक्त ये पानी भरा है और बच्चे डूब कर मर गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वहां पर कोई ये गेट तक नहीं था। तो इस बात पर क्या जो कोचिंग सेंटर के मालिक है उनके तरफ से कोई बयान, आधिकारिक कोई बयान आया है? जी, अभी इस बात पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन
ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार उस कोचिंग सेंटर में दूसरा रास्ता क्यों नहीं था, एक ही रास्ते से क्यों आना जाना। और जो प्रशासन है उनको भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक ही कोचिंग सेंटर में दो रास्ते जरूर होने चाहिए। अगर आपातकालीन व्यवस्था, अगर आपातकालीन समय पड़ता है तो उस ऐसी मौके पर कैसे निकला जाए, एक ही रास्ता कंफर्टेबल नहीं होता है। जी, जिस तरह से यहाँ पर 3 जाने अब चली गई हैं, डूबकर मर गए लोग, जिस तरह से स्टूडेंट्स की यहाँ पर मौत हुई है, उसके बाद कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक है उनकी आंखें खुल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है कि अब पहले से इन सारी चीजों के इंतजाम होने चाहिए। थैंक यू सो मच आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी, आपको बता दें, छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है, दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से छात्रों की यहां पर मौत का मामला सामने आया, 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई बेसमेंट में।